हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक चीजें। बेसिकली देखो, आप 10th क्लास से 11th क्लास में मूव कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं फंडामेंटल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये फीडबैक होता है कि रटने का है। उनको ऐसा लगता है कि चीजें आपको सिर्फ रटनी होती, नहीं। इशू क्या होता है कि हमें बेसिक्स नहीं पता होते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ना शुरू करो। ऑब्वियसली उसका जो बेसिक चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल, वो हम लोग आगे शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने होंगे, कुछ फंडामेंटल सीखने होंगे, जो अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही स्विफ्टली मूव कर सकते हो। तो अगर आप इनको जानते हैं तो आप आगे मूव कर सकते हैं और सीधा अपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बार 10th से 11th मूव करके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स जिनके बिना आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मूव नहीं कर सकते हो। सो दीज आर फंडामेंटल्स ऑफ IOC, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली ये फिजिकल इनऑर्गेनिक आपके दोनों में ही काम में आती है, लेकिन प्रिसाइजली और ज्यादातर ये आपके इनऑर्गेनिक के अंदर काम में आएंगे, ठीक है। तो देखो, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या होता है, क्या नहीं होता। तो पहले हम वहां से शुरुआत करेंगे, फिर मैं आपको अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्मूले, आयंस के नाम, ये सब लिखना सिखाऊंगा। तो धीरे धीरे हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले देखें, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें उससे पहले हम एक एटम की बात करते हैं, या एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें। चिंता मत करो, मैं आपको एटॉमिक मॉडल्स नहीं पढ़ा रहा हूं। हम एक एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके ऊपर हम एटम के स्ट्रक्चर को अज्यूम करके चलते हैं और उसी के बेसिस पर हम चीजों से डील करते हैं। तो देखिए, एक मॉडल आपने बचपन से सुना होगा कि भाई एक एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग शेल्स होते हैं जिन्हें हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं, या फिर हम इन्हें ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हैं। बट आप ध्यान से सुने कि ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है, ये देखो, न्यूक्लियस के एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, प्रोटॉन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन अब ये चीजें आप डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी आप ध्यान दें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर कंसीडर करता है? वेव नेचर। ये आपको समझना होगा। कौन सा नेचर कंसीडर करता है? वेव नेचर कंसीडर करता है। मतलब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन वेव मान के चलता है, ठीक है। और किसी भी वेव को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है, उसे हम उसका वेव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन, ठीक है। ये कुछ टर्म्स होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो, इलेक्ट्रॉन वैसे एक पार्टिकल होता है। क्या होता है? पार्टिकल। लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हम उसका पार्टिकल नेचर नहीं कंसीडर करते हैं, हम उसका वेव नेचर कंसीडर करते हैं। यह चीज हमें एक साइंटिस्ट ने सिखाई थी, इसका नाम होता है डी ब्रॉय। इंडियन लैंग्वेज में हम उसे डी ब्रोगली बोलते हैं। तो ये भी आप सीखोगे, अभी हमें नहीं सीखना है। अभी तो जो मैं बता रहा हूं बस आप ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। फिर एक और साइंटिस्ट आया था, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ हाइजेनबर्ग। किसके नाम से जानते हैं? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने हमें सिखाया कि हम न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की, वी कैन ओनली डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने के सिर्फ चांसेस बता सकते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि न्यूक्लियस से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। आप सर्टन नहीं हो, अनसर्टन हो, इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल सकता है, यहां, कहीं पर भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं, उस रीजन को हम डिफाइन करते हैं। आप समझो, आपने सीखा है, बचपन में भी सीखा होगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग शेल्स होते हैं।
जो पहला शेल होता है उसे हम बोलते हैं के शेल, सीखा ना बचपन में। जो सेकंड शेल होता है उसे हम कहते हैं एल शेल। जो थर्ड शेल होता है उसे हम बोलते हैं एम शेल, और इस तरह से अलग अलग शेल चलते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि शेल का मतलब क्या होता है। शेल न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एक रीजन होता है, वो एक स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर हम शेल को दिखाएं तो कुछ ऐसे दिखाते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, मान लो मुझे फर्स्ट शेल दिखाना है, तो फर्स्ट शेल क्या होगा, मान लो ये रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है, समझ पा रहे हैं? इसे हम शेल बोलेंगे। ये जो मैंने रीजन शेड किया है ना, इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से जानते हैं। क्या बोल देते हैं हम? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये आपको बताता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है। ये हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसे बोलते हैं। टर्म आप ऑलमोस्ट पूरी केमिस्ट्री के अंदर यूज करते रहोगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और कुछ बच्चे उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है। ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा काम करने को दूं, एक एरिया है, एक सिटी है मान लो, ठीक है। उस सिटी में ये मान लो आप एक जंगल में गए, ठीक है, और उस जंगल में आपको किसी एक पर्टिकुलर स्पीसी को ढूंढना था, मान लो आपको टाइगर ढूंढने हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इस पूरे रीजन में टाइगर मिलने के चांसेस कहां पर हैं, आपने उसको शेड कर दिया ये रीजन को कि भाई इस रीजन में टाइगर मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। बताओ क्या आप 100% सर्टन हो कि यहां टाइगर मिलेगा? नहीं, आपने बोला कि यहां टाइगर मिल सकता है, हो सकता है टाइगर यहां भी मिल जाए, हो सकता है यहां भी मिल जाए, लेकिन टाइगर मिलने के मैक्सिमम चांसेस कहां हैं? यहां पर हैं। इस पूरे रीजन में टाइगर कहीं पर भी मिल सकता है। तो एक तरीके से आपने टाइगर क्लाउड डिफाइन कर दिया। क्या? टाइगर क्लाउड। इस एरिया में अगर आप चले जाओ तो आपको टाइगर मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांस। ऐसे ही इस रीजन में आप चले जाओ तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या हैं? बहुत ज्यादा। जैसे मैंने इसको बोल दिया टाइगर क्लाउड, इसको मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब पता होना चाहिए कि उसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते किसे हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब नहीं कि यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पेस में वो जगह है, वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। उसी रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल देते हैं। ठीक है, बाकी फिर मैं आपको भी और डिटेल में सिखाऊंगा, अभी तो आपको बेसिक चीज सिखा रहा हूं। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब इसके ऊपर बेस्ड है। एक तो हम न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने के सिर्फ क्या बताते हैं? चांसेस। और दूसरा, हम वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें, इस मॉडल से कुछ नंबर्स निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा क्वांटम नंबर से। हम ये देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और उनसे हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। तो देखो, क्वांटम नंबर्स बेसिकली आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स होता है। क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को दिखाता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकता है। ठीक है, तो अभी मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल आपके सामने डिफाइन करने जा रहा हूं। हर क्वांटम नंबर का अपना एक मतलब होता है। टोटल आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या और इसे हम डिनोट करते हैं एन से। किसे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है, तो देखो ये जो क्वांटम नंबर्स आप पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, ये लास्ट में जाके सब एक साथ अटैच होंगे। अभी तो हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सबको जब एक साथ लिंक करेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। तो बहुत ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ, मैं समझा रहा हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट रिप्रेजेंट्स अ शेल अराउंड द न्यूक्लियस। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली न्यूक्लियस के चारों तरफ एक शेल को, एक उस रीजन को डिफाइन करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ एन represents a
शेल या फिर आप इसे ऑर्बिट भी बोलते हो। तो ये आपने अभी डिफाइन किया ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, इनको आप शेल भी बोल सकते हो, शेल, एनर्जी शेल, या फिर आप क्या बोलते हो, इन्हें ऑर्बिट भी बोलते हो। तीसरी चीज ये चलो पहले देख लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस है आपका, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अब आप अलग अलग शेल्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये वाला जो रीजन है इसे हम बोलेंगे n = 1। n = 1 कौन से शेल को रिप्रेजेंट करता है, के शेल को। फिर ऐसे देखो इसके अराउंड एक और शेल बनेगा, इसे हम बोलेंगे एल शेल, जो मैं बताया था n = क्या बन जाएगा 2। फिर इसके अराउंड एक और शेल बनेगा जिसे हम बोलेंगे एम शेल, और बताओ एम शेल के लिए n = क्या हो जाएगा 3। तो n की हर वैल्यू न्यूक्लियस के चारों तरफ एक शेल को दिखाती है, और इस तरह से इनफाइनाइट शेल हो सकते हैं 1 2 3 4 5। सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज चलेंगी, फ्रैक्शनल वैल्यूज यहां पर नहीं होंगी। तो n = 1, n = 2, n = 3 एंड सो ऑन। ये कहानी क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो सबसे बात आपको शेल का या ऑर्बिट का मतलब समझ में आना चाहिए। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, शेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी बात देखें। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, एनर्जी एंड साइज ऑफ शेल इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शेल का साइज भी बढ़ता है और साइज शेल की एनर्जी भी। यानी फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, सेकंड शेल की उससे ज्यादा, थर्ड शेल की उससे भी ज्यादा, फोर्थ शेल की उससे भी ज्यादा। तो अगर हम एनर्जी के टर्म्स में कंपेयर करें तो देखो आपका जो फर्स्ट शेल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। कौन से शेल की, फर्स्ट शेल की। तो देखो फर्स्ट शेल जैसे n = 1 लिखा, तो ये लोवेस्ट एनर्जी वाला होता है। और देखो इसकी लोवेस्ट एनर्जी है ना, तो इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसी तरह जो अगला शेल होगा n = 2, उसकी एनर्जी n = 1 से ज्यादा होगी। ये आप समझें, आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से आगे बढ़ते जाओगे शेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। n = 2 को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे जब n = 3 पे जाओगे तो उसे हम कहेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n = 4 पे जाओगे उसे हम बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन चलती रहेगी। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे शेल की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, शेल, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं। और शेल को कौन डिनोट करता है, शेल को डिनोट करता है n की हर वैल्यू एक शेल दिखाती है। तो 1 2 3 4, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे शेल की साइज और एनर्जी दोनों ही बढ़ती जाती है। एक बार आप दोबारा लिख लेना, n = 1 को हम ग्राउंड स्टेट, n = 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n = 3 को हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वांटम नंबर सीखने के बाद हमारे पास आता है अपना सेकंड क्वांटम नंबर। जो सेकंड क्वांटम नंबर है उसे हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल, या फिर आप इसे एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हो। ठीक है, तो देखो ये चीज हम डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में और पढ़ेंगे दोबारा से, पर अभी यहां जो काम में आएगा मैं सिर्फ आपको वो चीज सिखाने वाला हूं। तो देखो एजिमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ सबशेल इन अ शेल। तो देखो पहले आपने डिफाइन किया शेल, अब शेल के अंदर क्या होता है, सबशेल। ये आपको समझना होगा भाई। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, शेल, शेल के अंदर क्या होता है, सबशेल। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, उसे हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ईच वैल्यू ऑफ L डिफाइंस, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो, चलो डिफाइंस ही लिख लेते हैं, डिफाइंस अ सबशेल।
इन अ शेल। एल की हर वैल्यू एक शेल के अंदर किसको डिफाइन करती है? सबशेल को डिफाइन करती है। ठीक है, तीसरी चीज देखें, ये सब याद ही रखना, आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, गिवन वैल्यू ऑफ एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन वैल्यू ऑफ एन, देयर विल बी एन, अभी समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा था, बस लिख लो। एन वैल्यूज ऑफ एल विच रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, तो अब देखो n किसको डिफाइन करता है? शेल को। एक गिवन शेल के अंदर उसका पार्ट होता है सबशेल। शेल का सब पार्ट क्या हो गया? सबशेल। अब शेल के अंदर कितने सबशेल हैं वो आपको शेल के नंबर से पता लगेगा। जैसे देखो, फर्स्ट शेल, या फिर आप इसे के शेल भी बोल सकते हो ना। तो फर्स्ट शेल के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? 1 है। तो एन की देखो यहां पढ़ो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू कितनी है? 1। देयर विल बी एन वैल्यूज ऑफ एल। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू भी एक ही होगी, तो हम यहां लिखेंगे वैल्यूज ऑफ एल। तो कितनी वैल्यूज आएगी? एल की एक वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यूज होंगी रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। तो देखो एन की वैल्यू 0 से n-1, एन की वैल्यू 1 रखो तो 1-1 0 हो गया। तो 0 से 0 यानी एल की एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कितनी होगी? एल इक्वल टू 0। ध्यान देना, एल इक्वल टू 0 भी एक वैल्यू है। एल इक्वल टू 0 मतलब नहीं कि कोई वैल्यू नहीं आई, नहीं, एल की एक वैल्यू आएगी, और वो एक वैल्यू कितनी है? एल इक्वल टू 0। एल की हर वैल्यू एक सबशेल को डिफाइन करती है, तो जब एल 0 आता है तो इसे हम बोलते हैं एस सबशेल। क्या बोलते हैं? एस सबशेल बोलते। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब सीख जाओगे, उतावले मत हो बिल्कुल भी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड शेल पे। सेकंड शेल जिसे हम लोग एल शेल भी बोलेंगे, है ना। चलिए एल शेल के लिए एन कितना हो गया? 2। अब बताओ एन 2 है तो एल की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी? 0 से 2-1 यानी 1, यानी एल की एक वैल्यू तो होगी 0, और एल की एक वैल्यू क्या होगी? 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड शेल में 2 सबशेल होते हैं। एल इक्वल टू 0 डिनोट करता है एस सबशेल को, एल इक्वल टू 1 डिनोट करता है पी सबशेल को। तो देखो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल होता है, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं 1s, फर्स्ट शेल का एस सबशेल। सेकंड शेल में 2 सबशेल होते हैं, तो उन्हें हम लिख सकते हैं 2s एंड 2p। तो जो आपने नंबर लिखा, जो बाहर वाला नंबर है वो n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी शेल बता रहा है। अंदर वाला जो नंबर है वो सबशेल यानी 2s है। तो देखो इसके लिए n हो गया 2 और l हो जाएगा 0, इसके लिए n हो गया 2 और l हो जाएगा 1। तो यहां से हम सीख पा रहे हैं कि एक गिवन शेल में हम कैसे सबशेल बता सकते हैं। तो फर्स्ट शेल में एक सबशेल होता है, सेकंड शेल में 2 सबशेल होते हैं। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं थर्ड शेल की। कौन से शेल की? थर्ड शेल। तो थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो n3, तो l की कितनी वैल्यूज आएंगी? हाँ 3 वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी? l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 2। l इक्वल टू 0 s सबशेल, l इक्वल टू 1 p सबशेल, l इक्वल टू 2 होता है d सबशेल। हाँ ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि L1 है तो P है, L0 है तो S है, और L2 है तो कौन सा होगा? D सबशेल। तो थर्ड शेल में 3 सबशेल हो गए, 3s, 3p एंड 3p। सही ना? ये बहुत काम में आएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो बताओ इसी तरह n इक्वल टू 4 में, तो n इक्वल टू जब आपके पास 4 होगा, यानी जब आप फोर्थ शेल में आ चुके होंगे, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। उस केस में l की 4 वैल्यूज मिलेंगी, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 3। l इक्वल टू 0 मतलब s सबशेल, p सबशेल ये होता है d, इसके आता है f। ये अलग चलते हैं, इसके बाद अल्फाबेटिकल चलता है s p d f। A B C D E F आ गया, F के बाद क्या आएगा? G। तो जब L इक्वल टू 4 होगा तो G, L इक्वल टू 5 होगा तो H, L इक्वल टू 6 होगा तो I। तो F G H I J K L M ऐसे चलता जाएगा। पर ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि F के आगे काम आते नहीं है, इसलिए हम उनकी चिंता भी नहीं करने वाले। तो समझें, हमने सबसे पहले एक एटम में शेल डिफाइन किया,
उस शेल के अंदर आपको क्या मिला, सबशेल। तो सबशेल को किससे पहचानते हैं, एल से। एल की हर वैल्यू एक सबशेल को दिखाती है। फिर देखो हम इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्यूएन लिख रहा हूं क्वांटम नंबर को, एज वी कैन कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय। तो देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या आप तो सिंपल बोल दो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। अभी हम इसके पछड़े में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे इनऑर्गेनिक में ज्यादा काम में नहीं आता है, तो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हो आप अभी के लिए। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में और डिटेल में पढ़ोगे तो इसका एक फॉर्मूला बनता है h/2π इंटू रूट L इंटू L+1। तो अगर आपको सबशेल पता है S है, S के लिए L 0 है, तो बताओ इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। P के लिए कितना हो जाएगा, h/2π इंटू L के लिए 1 रखो तो 1+1 हो गया 2, तो √2। D के लिए कितना हो जाएगा, h/2π इंटू 2 इंटू 3 √6, और F के लिए कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 √12। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। एक और छोटी चीज बता दूं, काम तो कभी आपके आएगी नहीं, बट स्टिल, ये SPDF का मतलब क्या होता है। SPDF को इनका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, S का मतलब आपके पास होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, इनके फुल फॉर्म्स हैं, और F होता है फंडामेंटल। तो यहां से इनको लिया गया है SPDF को। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इनका, बट आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूं। तो देखो अब हमने क्या कर लिया, शेल डिफाइन कर लिया, और शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबशेल, वो डिफाइन कर लिया। शेल को बताता है N, सबशेल को बताता है L। अब हम एक इस सिंबल को देखकर बता सकते हैं कि N और L की वैल्यूज क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया 5p, तो मुझे पता है कि ये 5th शेल है, N की वैल्यू है 5, और ये p सबशेल है, L की वैल्यू कितनी है 1। यानी सिर्फ इतना सा लिखा हुआ मुझे मिल जाए तो मैं उससे N और L दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं।